हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब का काफ़ी क्रेज रहता है। उसकी कई वजह हैं। एक तो अच्छी सैलरी मिलती है गवर्नमेंट जॉब में, दूसरा जॉब की सिक्योरिटी होती है, अपना जो कैरियर है वो पूरी ज़िंदगी के लिए बन जाता है, और तीसरा है समाज में उसकी एक्सेप्टेंस बहुत है। सोशल जो हमें वैल्यू मिलती है, जो हमारी रेस्पेक्ट मिलती है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या आपको पता है, अगर किसी व्यक्ति पर, किसी एस्पिरेंट पर एफआईआर दर्ज हो जाए, उस पर कोई केस लग जाए, तो क्या वो जॉब कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो इसी पे चर्चा हम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ताज़ा फैसला आया इस पे कि अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाए तो क्या वो सरकारी नौकरी पाने का हकदार है कि नहीं। इस सब पर चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या प्रोविज़न है, क्या क्या इसकी चीज़ वो हैं प्रावधान, वो सारे पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इस पर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री या मेंस में। तो जो लोग यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा टॉपिक है। खबर क्या है, चर्चाओं में क्या है? एफआईआर दर्ज होने से सरकारी नौकरी, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। अब केरल हाई कोर्ट का फैसला क्या था, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस न्यूज़ देखेंगे, लेकिन जो केरल पीसीएस देने वाले हैं उनमें ये काम आ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, और कोर्ट ने कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाए तो आप एफआईआर के बेस पर किसी को भी सरकारी नौकरी देने से नहीं रोक सकते। तो ये तो एक खुशखबरी है कि सरकारी नौकरी देने से नहीं रोका जा सकता जिस पर एफआईआर दर्ज होगी। हम चर्चा किस किस चीज़ पे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। पहले तो ये खबर क्यों आई है, कौन सी खबर है, क्या न्यूज़ है, उसको देखेंगे। फिर उसके जो प्रोविज़न है, बॉडी वाले पार्ट पर बात करेंगे। फिर कंक्लूजन देखेंगे, क्या इस केस का कंक्लूजन निकलता है। और बाद में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं, स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से क्यों लिखा है, अब जब मैं आपको मेंस क्वेश्चन, जो मेंस के आंसर राइटिंग कराऊंगा मैं बाद में, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट दूंगा। उस फॉर्मेट में शुरू में इंट्रो, फिर बॉडी और तीसरे कंक्लूजन, ये मैं आपको मतलब याद कराऊंगा, कह सकते हैं कि आपको इसी पैटर्न पे चलना है किसी भी मेंस के आंसर लिखते टाइम, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो आपके दिमाग में अभी से डल जाएगा, इसीलिए मैं इसको इस तरह से लिखा हूं। दूसरी चीज़, ये आपका जो टॉपिक है वो पेपर 2 में, जो पेपर 2 है हमारा, उसमें ये रिलेट करेगा उससे। तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के इस चैनल पर, वो यूपीएससी से रिलेवेंट होंगे, वो उससे रिलेट करेंगे, और किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है सवाल, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन सब पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक न्यूज़ है, 1200 रुपये महीना में आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। 26 के लिए प्लस की मेंबरशिप आप लेना चाहते हैं, 32,999 मिल जाएगी, और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 46,999 में। 27 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 42,999 प्लस, और 56,999 में आपको आइकॉनिक मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, और ये ऑफर सिर्फ 27 नवंबर तक है। इन सारे जो कोर्सेज हैं अकेडमी के, इसमें जैसे आरंभ है 26 के लिए, आगाज 27 के लिए, इग्नाइट 26 के लिए है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम में। इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, और 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलती है। प्री मेन सबकी तैयारी इसमें कराई जाती है। आपको 17,999 में एक कोर्स आया है, जो रफ्तार कोर्स आप कह सकते हैं, रफ्तार बैच है, ये 2025 के लिए, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। एक CSC एश्योर अनअकैडमी लेकर आया है। अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपका 1 साल का और एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। बाकी जानकारी के लिए आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, और अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे PAUPSC, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो देर ना करिए और जाके इसको अवेल करिए। अब जो केरल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल में एक केस आया था, उसमें गवर्नमेंट ने केस किया था किसी व्यक्ति के मामले में। इसको मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, पूरी न्यूज़ में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये वाला काम का नहीं है, आगे वाला जो है हमारे काम का है। तो वहां पर एक व्यक्ति पे कोई केस वेस लगा, उसमें उसको वहां से जॉब से निकाल दिया। फिर बाद में जब वो केस से बरी कर दिया गया, पहले उस पर केस लगा, जॉब से निकाल दिया, जब उसको बरी कर दिया गया कोर्ट से मुकदमे के बाद, तो उस व्यक्ति ने वापस अपनी नौकरी पाने के लिए अर्जी दी। तो उसको नौकरी देने के ऊपर यह फैसला आया था केरल हाई कोर्ट का, और केरल हाई कोर्ट ने कह दिया था कि ऐसा जो केस है, अगर आप बरी कर दिए जाते हैं तो आपको नौकरी पाने का हक है बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इसने सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को केरल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार मतलब नौकरी देने से मना कर रही थी, और हाई कोर्ट ने उसको बोल दिया था कि आप जो है नौकरी इसको दे सकते हैं। इसमें जस्टिस PM नरसिम्हा
और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये फैसला बरकरार रखा है। तो आप ये जस्टिस का नाम याद रख सकते हैं, जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा। इन लोगों ने जो केरल हाईकोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखा है और इसमें हम कोई भी दखल नहीं देंगे। हाईकोर्ट ने 2023 में फैसला दिया था कि अगर जो केरल हाईकोर्ट है, केरल सरकार के खिलाफ फैसले में कहा था कि किसी भी अभ्यर्थी का चरित्र, इसको आप याद रखेंगे, किसी भी अभ्यर्थी का चरित्र का रिकॉर्ड केवल आरोपों और एफआईआर के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसका यह मतलब है अगर सिर्फ आप पे कोई एफआईआर हो जाए, आप पर कोई आरोप लग जाए तो इसके आधार पर आपका चरित्र खराब नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी किसी व्यक्ति के पास क्या है खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करा सकता है, झूठी एफआईआर भी करा सकता है उसके कैरियर को खराब करने के लिए। इस वजह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया होगा कि अगर किसी पे झूठी एफआईआर कर दी तो 10 साल तक केस चल रहा है, उस व्यक्ति की तो जॉब लेने की उम्र निकल जाएगी। इसलिए सिर्फ एफआईआर के आधार पर नहीं होगा। और उस टाइम पर वहां पर न्यायाधीश थे ए मोहम्मद मुश्ताक और न्यायाधीश शोभा अनम्मा। इन्होंने ये कहा था और उन्होंने कहा था कि इस आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब केरल के हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आप किसी पर एफआईआर के आधार पर कोई भी नौकरी नहीं ले सकते हैं, उसका चरित्र खराब नहीं कह सकते हैं, तो केरल सरकार पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट गई थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। केस क्या था, एक पत्नी थी, मतलब ये केस तो मैं खैर नहीं बताना, आपको याद नहीं रखना है। एक पत्नी थी, वो अपने पति के लिए वापस से जॉब मांग रही थी, उनके पति पे कोई केस वेस लगा था, तो उस बेस पर यह फैसला आया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस चला था पहले, सतीश चंद्र यादव बनाम केंद्र सरकार, उसके मामले का भी जिक्र किया और उन्होंने कह दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते, किसी भी व्यक्ति के नाम पर अगर केस चल रहा है, एफआईआर है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो न्यूज़ थी, बस आप एक न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट याद रखेंगे, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं जब आपका आंसर आएगा। तो अब है क्या, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया, भारत में जो गवर्नमेंट जॉब है काफ़ी मतलब अपना रुतबा रखती है, लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। आप भी मेहनत कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, बहुत सारे लोग करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इतनी मेहनत क्यों की जाती है? समाज में प्रतिष्ठा है, उसमें अच्छी जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी सैलरी है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि किसी व्यक्ति पर एफआईआर हो जाए और उसको 48 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए अरेस्ट कर दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया 48 आवर्स या उससे ज़्यादा के लिए, तो उसको निलंबन किया जा सकता है, सस्पेंशन किया जा सकता है। इतना तो है, आप किसी को उसकी जॉब से नहीं निकाल सकते। अगर कोई व्यक्ति, आप आसान भाषा में चीज़ समझिए, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उस पर कोई केस लग जाता है और वो 48 आवर्स के लिए, उससे ज़्यादा के लिए अरेस्ट किया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसको निलंबित कर दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, लेकिन जॉब नहीं छीनी जाएगी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे, एक्चुअल में इसका रूल है क्या। नौकरी से निलंबित तो किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। हालांकि नौकरी से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी को उसकी नौकरी से निलंबित किया जा सकता है। निलंबन की कंडीशन क्या है? अगर कोई 48 आवर्स से ज्यादा के लिए गिरफ्तार कर दिया जाए, पुलिस की हिरासत में रह दिया, तो उसको वहां से सस्पेंड किया जाएगा उसकी नौकरी से, लेकिन नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। इसके पीछे तर्क यह है कि एक बार किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। और आपको पता ही है, अगर पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाना चाहिए। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो अपराध है, जो उसका क्राइम है, इतना हीनियस है, इतना बड़ा है, तो उसको वो कह सकते हैं पुलिस को कि इसको 48 घंटे उससे ज़्यादा के लिए गिरफ्तार करिए। और अगर 48 आवर्स से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार हो गया तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है उसकी जॉब से। एक रूल तो ये है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई अपराध नहीं किया, उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, तो वो 24 घंटे से पहले भी उसको बरी करा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब करता है और उसको 24 आवर्स से पहले ही बरी कर दिया, 24 आवर्स से पहले ही बरी कर दिया, पुलिस ने उससे ज़्यादा नहीं रखा, तो उसको सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, अगर 24 आवर्स से पहले ही उसको बरी कर दिया गया पुलिस के द्वारा, ऐसा कोई केस नहीं था उतना बड़ा, तो उसको सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा। अगर 48 आवर्स या उससे ज़्यादा के लिए गिरफ्तार किया है, उसको हिरासत में रखा है, लॉकअप में रखा है, तो उसको सस्पेंड किया जा सकता, अभी नौकरी नहीं जाएगी। अगर जो अपराध है उसकी प्रकृति गंभीर है, गैर जमानती अपराध में आता है, जो आपको पता है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अगर उस पर बेल नहीं मिल सकती, गैर जमानती है, आपने सुना होगा गैर जमानती, तो मजिस्ट्रेट पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को 48 घंटे से भी ज्यादा के लिए हिरासत में रखने के आदेश दे सकता है। तो डिपेंड किस पे करेगा? मजिस्ट्रेट पर। 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा जिस पे एफआईआर हुई है। अगर उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि हीनियस क्राइम है, तो वो 48 आवर्स से ज्यादा के
लिए भी बोल सकता है गिरफ्तार करने के लिए, वरना उसको बोल सकता है रिहा कर दो 24 आवर्स से पहले भी, फिर उस पर कोई केस नहीं लगता है। डिपेंड करता है कि अपराध की प्रकृति कैसी है। अगर उसको लगता है कि ज्यादा हीनियस है तो 48 आवर्स से ज्यादा के लिए हिरासत में रखेगा, और फिर उसको लगता है पहली नजर में कि ऐसा कोई अपराध नहीं है तो उसको वो रिहा कर दिया जाएगा। तो ये आप 48 और 24 आवर्स का सुनना, बाद में फिर से एक बार और कंक्लूड कर दूंगा। जो ये उस पर भी डिपेंड करेगा जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, जिस गवर्नमेंट में जॉब में वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है प्रथम दृष्टा या पहली नजर में कि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान देना है, ये वाली चीज याद रखना, अगर उस पर हत्या का, बलात्कार का या दहेज और कोई जघन्य अपराधों के लिए व्यक्ति को 48 घंटे तक इंतजार किए बिना सीधे निलंबित भी किया जा सकता है। अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, मजिस्ट्रेट कह सकता है अगर व्यक्ति पर ज्यादा जघन्य अपराध का साबित नहीं हुआ, हीनियस क्राइम साबित नहीं हुआ, तो उसको 24 आवर्स से पहले भी रिहा करा सकता है, तो उसको सस्पेंड भी नहीं कराया जाएगा। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हत्या ही हुई है किसी की, दहेज का केस है, बलात्कार का केस है, तो 48 घंटे से पहले भी उसको बोल सकता है कि उसको सस्पेंड करा सकता है। फॉर हीनियस क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप और डोरी, the person can be directly suspended without waiting for 48 hours। वैसे तो रूल क्या है, 48 घंटे का रूल है। अगर 48 घंटे से ज़्यादा हिरासत में लिया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन अगर केस बनता है दहेज का, बलात्कार का, हत्या का, तो ऐसे में 48 आवर्स का वेट भी नहीं किया जाएगा और उसको सीधे सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब 90 डेज का और टाइम है। ये सारे जो मैं आपको मतलब अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको ध्यान रखेंगे आप। अब जो एफआईआर हुई है उसमें पुलिस को टाइम मिलता है 90 डेज का। 90 डेज में चार्जशीट दाखिल करनी होती है पुलिस को। उस पर वो जितने भी सबूत वगैरह इकट्ठा करेगी वो 90 दिन के अंदर अंदर उसकी जांच पूरी करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी और फिर उसके हिसाब से उस पर केस चलेगा। तो 90 दिन यानी कि 3 महीने के भीतर पुलिस को जांच पूरी कर देनी चाहिए। 90 दिनों को जो निलंबन है, अब ये भी ध्यान रखेंगे, जो सस्पेंशन है व्यक्ति का, निलंबन, वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उस पर एफआईआर हो गई और उसको सस्पेंड कर दिया है, तो वो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 90 डेज के अंदर अंदर पुलिस को अपनी चार्जशीट दाखिल करनी होगी कि वाकई इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। अब ये केस याद रखेंगे आप। अगर इन केसेस को अगर आप अपने आंसर में लिख दोगे तो आंसर में जान पड़ जाएगी। अजय कुमार चौधरी बनाम भारत संघ के सचिव और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का काम 90 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। आरोप तय हुए हैं कि नहीं, उस पर जो चार्जशीट है, जो चार्जेज उस पर तय हुए हैं कि नहीं, वो चार्जशीट 90 डेज के भीतर उसको पूरी कर देनी चाहिए पुलिस को। तो 90 डेज का किस केस में, आप ध्यान रखेंगे 90 डेज का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में किया था, ये आप मेंशन करेंगे अपने आंसर में। आंसर में 4 चांद लग जाएंगे। अब कुछ जो है नियोक्ता का विवेकाधिकार भी है। डिस्क्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब दे रहा है, जो डिपार्टमेंट जॉब दे रहा है, उसका भी विवेकाधिकार चलेगा। अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारी की भर्ती के बारे में दिशा निर्देश दिए थे जिसके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है। अगर कोई व्यक्ति, सपोज करो आप में से कोई तैयारी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई केस लग जाए, कोई एफआईआर हो जाए, तो उसके मामले में ये आया था अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में केस हुआ था। तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने से नहीं रोक सकते जिस पर सिर्फ एफआईआर हुई है या केस चल रहा है। क्योंकि भाई एफआईआर क्या होती है, मैं आपको एफआईआर बता देता हूं। एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का मतलब सिर्फ यह है कि उस पर सिर्फ केस हुआ है, अभी साबित नहीं हुआ, वो अपराधी नहीं है। जिसके ऊपर एफआईआर हुई है वो अपराधी अभी है नहीं। अपराधी व्यक्ति तब होता है जब कोर्ट उसको बोल दे कि हाँ इस पर अपराध सिद्ध हो रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप किसी भी व्यक्ति को उसकी नौकरी देने से नहीं रोक सकते सिर्फ एफआईआर के बेस पर। कोर्ट ने यह भी माना अगर व्यक्ति को न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया तो वो नौकरी पाने का हकदार होगा। अगर कोई व्यक्ति पहले से जॉब कर रहा है, उसको सस्पेंड कर दिया और बाद में वो बरी हो गया तो उसकी नौकरी वापस मिलेगी। कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है, उस पर पहले से केस चल रहा है लेकिन वो अभी अपराधी घोषित नहीं हुआ है, तो उसको भी नौकरी देने से आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे उसको। लेकिन अगर जो बरी होना है, सपोज करो 2 पक्ष हैं, एक पे केस चल रहा है
और वो बरी अगर हुआ है कोर्ट के थ्रू तो उसकी नौकरी वापस मिलेगी, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर वो बरी हुआ है आपस में समझौता करके तो नौकरी वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उसने समझौता दबाव में कर लिया हो। समझेंगे इस बात को। एक दो व्यक्तियों के बीच में केस चल रहा है, इसने इसको मारा और फिर बाद में इनमें समझौता हो गया, तो ये जो अपराधी है, क्योंकि मारने वाला अपराध साबित हो रहा है, तो अगर वो समझौता करके वापस आ रहा है तो उसमें नौकरी उसको वापस नहीं मिलेगी। अगर वो कोर्ट से बरी हो रहा है तो ही वापस मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर जो आपराधिक आरोप हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकलता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो खैर हमें इनसे बचना ही चाहिए, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कई बार जो है झूठे आरोप और जो गलत बयानबाजी है उसके भी कई परिणाम निकलते हैं। तो ये इसका एक निष्कर्ष था। तो कहने का मतलब है, अगर किसी पर केस लग जाता है तो 24 आवर्स के दौरान अगर उसको बरी कर दिया जाएगा तो उसको सस्पेंड भी नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 24 से ज़्यादा 48 घंटे या उससे ज़्यादा हो गए तो 48 घंटे वाले को आप क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो जॉब कर रहा है। उसके बाद भी केस चलेगा, सस्पेंशन, नौकरी जाना नहीं होता, ध्यान रखेंगे। अगर कोई सस्पेंड हो गया गवर्नमेंट जॉब वाला तो उसकी नौकरी नहीं जाती, इसका ये मतलब नहीं होता है। और ये भी क्लियर है कि अगर किसी पे केस चल रहा है और वो सरकारी नौकरी करना चाहे तो उसको रोक नहीं सकते। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? सरकारी नौकरियों पर एफआईआर के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट रूलिंग ऑन द इंपैक्ट ऑफ एन एफआईआर ऑन गवर्नमेंट जॉब्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? करेक्ट आंसर देंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में आंसर देने की। इनमें से 4 ऑप्शन है, अगर आप इसका आंसर देंगे कमेंट में तो मैं उसका नाम मेंशन करूंगा बाद में जो सही आंसर देगा, हालांकि मैं बाद में बता ही दूंगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक एफआईआर स्वचालित रूप से एक उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए पात्र होने से अयोग्य कर देती है। यदि आरोपों में नैतिक अधमता या जघन्य अपराध शामिल हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृति या निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, निलंबित हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, लेकिन नौकरी नहीं जाएगी। यदि आवश्यक हो तो सरकारी नौकरी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के बीच में बदला जा सकता है। नहीं, बीच में नहीं बदलेंगे। जो उसके लिए योग्यताएं हैं, जो क्वालिफिकेशन है, वो बीच में नहीं बदली जा सकती। आरोपों की गंभीरता का निर्धारण करने में मजिस्ट्रेट का विवेक किसी कर्मचारी के निलंबन को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो सेकंड एंड फोर्थ इसमें दोनों सही हैं। ऑप्शन आपको अगले पेज पर मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। बी आंसर है इसका, क्वेश्चन बड़ा है, बी आंसर है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इससे रिलेटेड आप पूरा पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाके ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ आपको वहां मिलेगी। तो ये तब प्री का क्वेश्चन था। इसका जो आंसर है वो सेकंड और फोर्थ है। बाकी एक्सप्लेनेशन इसकी आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको पढ़ लेना पीडीएफ से, या पॉज करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं बाहर आ गया हूँ, आप इसको पूरा पॉज करके पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। और ये रहा आपका मेंस का क्वेश्चन। मेंस में किस तरह से सवाल इस टॉपिक पे आ सकता है? सरकारी रोजगार पर एफआईआर के प्रभाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले व्यक्तिगत अधिकारों, ध्यान रखेंगे जब आप आंसर लिखेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो मेंस का आंसर की प्रैक्टिस करेगा तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट को भी मेंशन करेंगे। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट। और सार्वजनिक सेवा की अखंडता, सार्वजनिक सेवा जो हम लोगों की सेवा के लिए गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसके बीच नाजुक संतुलन को उजागर करते हैं। हाल के फैसलों के प्रकाश में इस कथन पर चर्चा करें। भारत में शासन, पारदर्शिता और न्याय के लिए इन फैसलों के निहितार्थों का विश्लेषण भी करना है। द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन द इंपैक्ट ऑफ एफआईआर on government employment highlight the dedicated balance between individual right, fundamental right and the integrity of public services। जो जॉब है पब्लिक की सर्विस के लिए हम आए हैं। Discuss this statement in light of recent ruling, analyze the implication of the ruling for governance, transparency and justice in India। तो प्री और मेंस जो भी मैं टॉपिक लाऊंगा इस सेशन में, वो उसमें क्वेश्चन आपको रिलेट करके दिखाऊंगा कैसे टॉपिक से सवाल बन सकता है, या पीछे पीवाईक्यूज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछा गया। तो जिन लोगों ने यहां तक देखा, इसका मतलब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सीरियस हैं, क्योंकि आप यहां तक वेट किए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ये इस तरह का पैटर्न हमारे सेशन का रहने वाला है। पहले हम कोई भी न्यूज कवर करेंगे, जो न्यूज आई है उसका क्या बैकग्राउंड है, क्यों हमें पढ़नी है वो, तो उसकी बॉडी जो है उस पर हम फोकस करेंगे। फिर हम कंक्लूड करेंगे उसको कि क्या इसमें हमारी इनपुट हो सकते हैं, और उसके बाद हम पीवाईक्यूज या एक्सपेक्टेड जो
क्वेश्चन हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए सेशन में इतना रखते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कैसा टॉपिक था, और फिर उसके बाद में इसी तरह के टॉपिक लाता रहूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।